Good morning, students. In this lecture, we will discuss about power spectral density calculation of Manchester polar line codes. We already discussed about power density calculation of unipolar NRZ code, bipolar NRZ code, and polar NRZ code. Now here we will discuss about Manchester polar line codes. So the basic steps to calculate line codes or basic steps to calculate power spectral density of any type of line code is same as we previously discussed. That is step number one. First we have to calculate the Fourier transform of Manchester pulse. Then after calculating of Fourier transform, the second step is to find out the autocorrelation of polar behavior. Then the in final step, by using the above two steps, that is Fourier transform and by using autocorrelation, we will calculate power spectral density of Manchester polar code. So first we discuss about how Manchester code look like. Suppose we consider a pulse such as shown here. It consists 50% duty cycle. What is the mean of 50% duty cycle? 50% duty cycle means the on time and off time both are same. Now what is the mean of on time and off time? आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये जो हमारी पल्स है, ये जो हमने यहाँ पे पल्स ड्रॉ की है, इस ये पल्स का जो भी हाई टाइम है और ये जो भी हमारा लो टाइम है, दैट मीन्स ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम दोनों हमारा इक्वल है. दैट्स वाई it considered as a 50% duty cycle pulse. Okay, suppose we consider data is 1101. ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी डेटा है जो 1101 है और हमें इसको रिप्रेजेंट करना है बाय यूजिंग मैनचेस्टर कोड, देन द मैनचेस्टर कोड का फॉर्मेट क्या होता है? मैनचेस्टर कोड का फॉर्मेट ये होता है कि अगर हमें वन को रिप्रेजेंट करना है तो जो भी हमारी पल्स स्टार्ट होती है वो हाई साइड से स्टार्ट होती है और वो हमारी मूव करती है, वो हमारी हाफ टाइम पीरियड तक, दैट इज TB/2 टाइम इंटरवल तक वो हमारी हाई साइड में मूव करती है. देन आफ्टर TB टाइम इंटरवल इट मूव टूवर्ड्स नेगेटिव पोलैरिटी. ठीक है, मतलब अगर मुझे वन को रिप्रेजेंट करना है, वन को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमारी जो पल्स है वो पॉजिटिव साइड से स्टार्ट होगी, देन इट विल मूव टुवर्ड्स जीरो. और अगर मुझे जीरो को रिप्रेजेंट करना है, देन द मैनचेस्टर पल्स स्टार्ट from negative polarity, and after representation of negative voltage in TB/2 time interval, it will move towards the positive polarity. ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जब हमें वन को रिप्रेजेंट करना है तो हमारी जो भी पल्स है वो पॉजिटिव साइड से स्टार्ट हो रही है. देन इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट जीरो, देन द पल्स विल स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव पोलैरिटी. क्लियर है? आई थिंक आपको मैनचेस्टर फॉर्मेट समझ में आ गया होगा कि मैनचेस्टर फॉर्मेट क्या होता है. ये फॉर्मेट हमें समझना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम किसी भी NRZ, RZ या मैनचेस्टर पल्स किसी का भी फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, तो क्योंकि हम जानते हैं कि व्हेन वी कैलकुलेट फोरियर ट्रांसफॉर्म, दैट एट दैट टाइम वी विल रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर पल्स इनटू नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव साइड, सच एज सच एज वी रिप्रेजेंट हियर. सपोज जो हमारी मैनचेस्टर पल्स है, अगर मैनचेस्टर पल्स को कुछ मैं ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी में रिप्रेजेंट करता हूँ, तो हम जानते हैं कि जब भी हमें किसी भी सिग्नल का अगर मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना होता है, तो क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म की लिमिट नेगेटिव पोलैरिटी बोथ हमारी एक्सिस में लाई करती है, दैट्स व्हाई वी विल कंसीडर दिस पल्स इन नेगेटिव एक्सिस एज वेल एज पॉजिटिव एक्सिस, इन नेगेटिव साइड एज वेल एज इन पॉजिटिव साइड. दैट्स वाई हमने अपनी जो पल्स है उसको नेगेटिव साइड भी रखा और हमने हाफ पल्स को नेगेटिव साइड रखा, हाफ पल्स को पॉजिटिव साइड रखा. अगर मैं अपनी हाफ पल्स को नेगेटिव साइड रखूंगा, हाफ पल्स को पॉजिटिव साइड रखूंगा, तो ये जो हमारी मैनचेस्टर पल्स है इसको हम कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो हमने जो अपनी मैनचेस्टर पल्स है उसको इस टाइप से रिप्रेजेंट किया है. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इन द एम्पलीट्यूड इज 1 इन -TB/2 to 0 to 0 time second, and from 0 to TB/2 time second the polarity will be -1. ठीक है, तो now how can we calculate Fourier transform? We already discussed that the basic equation to calculate Fourier transform is that
capital of x of f equals to minus infinite to plus infinite, because it consists both the polarity, both the axis, that is negative as well as positive. और जो भी हमारा xt है ये हमारा मैसेज सिग्नल है, क्लियर है। xt हमारा मैसेज सिग्नल है जिसका हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। हियर द मैसेज सिग्नल इज मैनचेस्टर, सो वी विल टेक द पैरामीटर ऑफ मैनचेस्टर पल्स हियर। और इसके साथ में हमारा एक्सपोनेंशियल पार्ट क्या है? द एक्सपोनेंशियल पार्ट इज e raised to power minus j2 pi ft into dt। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? नाउ अकॉर्डिंग टू मैनचेस्टर पल्स, अकॉर्डिंग टू मैनचेस्टर फॉर्मेट, द polarity is 1 from minus tb by 2 to 0 time interval, and from 0 to tb by 2 time interval, then the polarity will be minus 1. Okay, that's why we need to divide the limit into two parts. First is negative side and the second limit is in positive side. When we consider negative side, at that time we will consider the xt value as 1, because in negative side, the amplitude is positive and in positive side the amplitude is negative। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि why we consider 1 and why we consider minus 1 here. So after integration and putting the limit, we will find the value of xf as 1 upon minus 2 pi minus 2j pi f to minus this exponential function. Now we solve this function as, जब हम इस फंक्शन को और सॉल्व किया तो हमने क्या किया, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट के बाहर और यहाँ पे हमने 2 को डिवीजन किया। क्यों? हम इसको एक जनरलाइज्ड फॉर्म में इक्वेशन चाहते हैं। बात समझ में आई? अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब भी कोई एक्सपोनेंशियल पार्ट के बीच में कोई प्लस साइन होता है, डिनोमिनेटर में 2 है, देन दिस विल रिप्रेजेंटेड एज अ कोसाइन फंक्शन, है ना। तो जो भी एक्सपोनेंशियल पार्ट है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हम उसको कोसाइन के फॉर्म में इजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? वैसे ही जैसे अब देखिए यहाँ पे 2 है, जब मैं 2 को बाहर निकालूंगा तो जो डिनोमिनेटर का 2 उसको हम 2 से कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर है आपको यहाँ पे? नाउ द ब्रैकेट के अंदर क्या बचा हमारा टर्म? द टर्म इज 1 माइनस कॉस थीटा, and we already know that 1 minus cos 2 theta equals to 2 sin square theta. Then we will directly represent cos pi ftb as 2 sin 2 sin square pi ftb by 2 by using this above relationship। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे -1 है और डिनोमिनेटर में हमारा j है। क्लियर है? तो जब ये j को मैं न्यूमरेटर साइड ले जाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, जब मैं j को न्यूमरेटर साइड ले जाऊंगा तो ये माइनस साइन ऑलरेडी कैंसिल आउट, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे जो साइन फंक्शन हमें मिल रहा है, फॉर रिप्रेजेंटिंग दिस साइन फंक्शन एज कोसाइन, हम जानते हैं कि साइन को अगर मुझे सिंक फंक्शन में कन्वर्ट करना है, इट इज ऑलरेडी पॉसिबल व्हेन द टर्म इनसाइड द ब्रैकेट एंड द टर्म इन द डिनोमिनेटर साइज इज सेम, है ना। तो अगर मुझे न्यूमरेटर में पाई एफ टी बी बाई 2 टाइम मिल रहा है, तो अगर मुझे डिनोमिनेटर में भी पाई एफ टी बी मिल जाए, टी बी बाई 2 मिल जाएगा, तो एक साइन फंक्शन को मैं सिंक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो फॉर दिस कन्वर्जन हम यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन करते हैं, है ना। हम क्या क्या मैनिपुलेशन करते हैं आप यहाँ पे चेक करिएगा, है ना। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे हमने यहाँ पे टी बी का मल्टीप्लीकेशन किया एज वेल एज टी बी का डिवीजन किया। क्यों किया? क्योंकि हमें इस साइन को सिंक फंक्शन में कन्वर्ट करना है। अब ये देखिए ये एक सिंक फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एंड वी विल रिप्रेजेंट दिस साइन फंक्शन इनटू सिंक फंक्शन एज by using this above relationship। अब ये जो हमें रिलेशन मिला है, क्या है ये रिलेशनशिप? दिस रिलेशनशिप रिप्रेजेंट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ मैनचेस्टर कोड। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। वी ऑलरेडी कैलकुलेट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ मैनचेस्टर कोड। नाउ व्हाट इज द सेकंड स्टेप? इन सेकंड स्टेप वी नीड टू कैलकुलेट द ऑटो कोरिलेशन ऑफ पोलर पल्स। क्लियर है? बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ मैनचेस्टर पोलर पल्स ना। तो हमने मैनचेस्टर का तो हमने यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लिया। अब जो हमारा पोलर बिहेवियर है, उस पोलर बिहेवियर का तो हमें यहाँ पे ऑटो कोरिलेशन निकालना होगा। अब पोलर बिहेवियर क्या होता है? मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि बाइपोलर में 3 पोलैरिटी होती है। बाइपोलर पल्स में कौन कौन सी? जीरो कोई पोलैरिटी नहीं होती, बस एक जीरो आप लेवल समझ सकते हैं ना। बाइपोलर के 3 लेवल्स होते हैं, जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन जब हम पोलर पल्स को कंसिडर करते हैं, at the time we already have two different polarity, that is positive as well as negative. When we have a message signal as 1, at the time we need to represent it by using +8, and when we have a bit 0 as a message signal, then at the time of conversion of waveform, or at the time of conversion of line code, we represent it as -a level। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक, तो जो हमारा पोलर पल्स है वो कुछ हम इस टाइप से बना सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमें पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव पोलैरिटी, पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव पोलैरिटी मिलेगी। क्लियर है आप लोगों के यहाँ पे? ठीक, तो ये हमारा एक पोलार बिहेवियर है। अब हमें इस पोलार बिहेवियर का निकालना है ऑटो कोरिलेशन। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाई वी कैलकुलेट ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन हम निकालते हैं सिमिलरिटी चेक करने के लिए पल्स की अपने नेबर पल्स के साथ में, है ना। तो कभी भी कोरिलेशन दो टाइप के होते हैं, क्रॉस कोरिलेशन, ऑटो कोरिलेशन। अगर हम सेम पल्स के साथ में एक पर्टिकुलर टाइम डिफरेंस के बाद में सिमिलरिटी चेक करते हैं, दैट इज नोन एज ऑटो कोरिलेशन। और अगर हम सेम पल्स का किसी दूसरे पल्स के साथ में सेम टाइम इंटरवल में सिमिलरिटी चेक करते हैं, उनके बीच में चेंजेस को कैलकुलेट करते हैं, तो दैट इज नोन एज क्रॉस कोरिलेशन। ठीक है, तो हम क्या किसका यूज करते हैं मैथमेटिकली? हम मैथमेटिकली यूज करते हैं जो हमने यहाँ पे एक फंक्शन मेंशन किया है ना, यहाँ पे फंक्शन मेंशन किया RAN। क्लियर, यहाँ पे मेंशन कर रहा है दिस रिप्रेजेंट ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन कैसे निकालते हैं हम? एक पर्टिकुलर पल्स AL, हम एक पर्टिकुलर पल्स AL और उसके नेबर पल्स के बीच का कैलकुलेशन निकालते हैं। समझ में आई आप लोगों को बात? यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर पल्स और उसके नेबर पल्स के बीच में कैलकुलेशन निकालते हैं। और इसी को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसी को बाय यूजिंग एस्टिमेशन फंक्शन के थ्रू भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। एस्टिमेशन फंक्शन में क्या होता है? पल्स का नेबर पल्स के साथ में मल्टीप्लीकेशन किया जाता है और उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ में मल्टीप्लीकेशन किया जाता है, दैट्स इट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस ऑटो कोरिलेशन को कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? ऑटो कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए वी कंसीडर डिफरेंट वैल्यू ऑफ n। फर्स्ट वी विल कंसीडर n इक्वल टू 0। व्हेन वी पुट n इक्वल्स टू 0 देन वी विल गेट AL एंड AL इन बोथ साइड, है ना। तो दैट मीन्स AL का हमें AL के साथ ही हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। अब हम जानते हैं दो ही पोलैरिटी है, तो अगर मैं AL की जगह प्लस ए रखूंगा तो डेफिनेटली इस AL की जगह भी मुझे प्लस ए ही लेना होगा। और अगर मैं AL की जगह माइनस ए रखूंगा तो डेफिनेटली जिस AL की जगह मुझे माइनस ए रखना पड़ेगा, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो जब मैं दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ए स्क्वायर मिलेगा, बिकॉज वी गेट ओनली टू कॉम्बिनेशंस हियर, दैट्स व्हाई द प्रोबेबिलिटी इज सेम। and because of the probability is same, so that each combinations consist the polarity as probability as 1/2। ठीक है, क्योंकि दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, दैट्स व्हाई वी कंसीडर द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपर पोर्शन एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव साइड, प्रोबेबिलिटी ऑफ अपर लाइन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लोअर लाइन एज 1/2 एंड 1/2। ठीक है, अब कैसे एस्टिमेशन कैलकुलेट किया जाता है? प्रोबेबिलिटी को उसके कॉन्जिक्यूटिव कॉम्बिनेशंस के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। प्रोबेबिलिटी को जब हमने उसके कॉम्बिनेशन के साथ में मल्टीप्लिकेशन किया, देन वी विल गेट a² by 2 एंड a²by 2। क्लियर आई थिंक आप लोगों के यहाँ तक? अब जब हम लोग a² by 2 और a²by 2 जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ऑटो कोरिलेशन कितना मिल गया? ऑटो कोरिलेशन एट टाइम इंटरवल 0 एट n इक्वल टू 0 हमें मिल गया a²। क्लियर है? अब क्या करना होगा? अब हम n की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे, है ना। हमने यहाँ पे जनरलाइज्ड वे में n की सारी वैल्यूज को ले लिया है, दैट इज 1 एंड ग्रेटर देन 1, दैट्स व्हाई विल कंसीडर एज n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि सभी में एक ही प्रोबेबिलिटी होगी, एक ही चेंजेस होंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी n है उसकी जगह मैंने ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 पुट अप कर दिया, यहाँ पे n की जगह मैंने ग्रेटर देन इक्वल्स टू पुट अप कर दिया। क्लियर है? नाउ अब हमारे पास यहाँ पे दो अलग अलग कॉम्बिनेशन है, दो अलग अलग पल्सेस, एक AL है और एक AL माइनस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मेरे पास दो कॉम्बिनेशन है तो अगर मेरे पास दो डिफरेंट वेरिएबल्स है तो चार कॉम्बिनेशंस जनरेट हो सकते हैं। पिछले में हमने दो क्यों लिया था? क्योंकि वहाँ पे दोनों AL थे, है ना। अब क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग है तो डेफिनेटली अगर दो अलग अलग वेरिएबल्स है तो चार कॉम्बिनेशंस जनरेट होंगे, 0 0 0 और 1 0 1 1। ठीक, तो 0 के करस्पॉन्डिंग हमने माइनस ए लेवल ले लिया, 1 के करस्पॉन्डिंग हमने प्लस ए लेवल ले लिया। तो हम सारे लेवल्स को ए और माइनस ए के, प्लस ए और माइनस ए के टर्म में जब रिप्रेजेंट किए तो हमारा ये वाले कॉम्बिनेशंस आ गए। Now after multiplication we will get a² minus a² minus a² and a²। ठीक, we will get four different combinations here, so the probability will same and each combination consists as probability as 1/4 1/4 1/4 and 1/4। ठीक, now how we can calculate estimation? For calculating estimation we will multiply px or probability with the combinations। क्लियर है? तो जब हम प्रोबेबिलिटी को कॉम्बिनेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं अपर और लोअर में हमारा पॉजिटिव साइन है और जो हमारे बीच के दो टर्म है उसमें हमारा नेगेटिव साइन है, तो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे एंड वी विल गेट आउटपुट एज 0। क्लियर है? तो हमें यहाँ पे कितने ऑटो कोरिलेशंस मिल गए? हमने यहाँ पे दो ऑटो कोरिलेशन, व्हेन n इक्वल्स टू 0 एंड व्हेन n इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पूरी की पूरी n की वैल्यू पुट अप कर दी है। ठीक, नाउ द जनरलाइज्ड formula to calculate power spectral density. Power spectral density is what? Power spectral density is nothing but a Fourier transform of autocorrelation।
ठीक है, इसीलिए हमें पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना हुआ है और फिर ऑटो कोरिलेशन निकालना हुआ। ठीक, अब जो हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला और जो ऑटो कोरिलेशन निकाला है, दोनों दोनों की वैल्यू एस एक्स एफ की वैल्यू हमने फर्स्ट स्टेप से कैलकुलेट की थी, आर ए की वैल्यू हमने सेकंड स्टेप से कैलकुलेट की थी। दोनों की वैल्यू को हमने यहाँ पे जब पुटअप किया तो दोनों की वैल्यू को पुटअप करने के बाद हमें ये टर्म मिल गया। दिस बिलो मेंशन टर्म रिप्रेजेंट द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ मैनचेस्टर पोलर पल्स। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे हमारे जो चारों टाइप के डिवीजन होते हैं, चारों टाइप के पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कैलकुलेशन होते हैं, वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच।